face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं जो है कंजप्शन वर्सेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हम इसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे अबाउट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो हम इकोनॉमिक्स में हमारा सेकंड चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें हमने पढ़ना है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन दोनों को हम क्या है अलग अलग से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर मैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करूं तो हमने लास्ट क्लास में आपको मैंने टाइप्स ऑफ गुड्स करवाए थे। टाइप्स ऑफ गुड्स में हमने फाइनल गुड्स किए थे और इंटरमीडिएट गुड्स किए थे, राइट। फाइनल गुड्स में जो हमने गुड्स किए थे वो दो तरह के होते थे, वो यूज्ड फॉर कंज्यूमर एंड यूज्ड फॉर प्रोड्यूसर। याद है आपको, हमने दो तरह के गुड्स किए थे। जो प्रोड्यूसर लेते थे वो कैपिटल गुड्स थे, राइट, जिसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो कंज्यूमर फाइनल गुड्स परचेज करते हैं फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, उसको हम क्या कहते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन पर्सन या कौन कौन इंक्लूड होता है जब हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। कहता कंजप्शन एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट मतलब टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो हो रहा है पूरी इकोनॉमी में, जब मैं उसको प्लस कर दूंगी तो वो मेरा क्या निकल के आएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कंज्यूमर्स कौन कौन हो सकता है इकोनॉमी के। कहता फर्स्ट नंबर पे आते हैं हाउस होल्ड्स, जो हम हैं बेसिकली, राइट। हम कंज्यूमर गुड्स परचेज करते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी तो कंज्यूमर गुड्स परचेज करती है। अब क्यों करेंगे, फॉर डिफेंस फोर्सेज, मिड डे मील्स इन गवर्नमेंट स्कूल, या कोई भी अदर पर्पस के लिए। आपको पता है गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स जो है स्टार्ट करती है, ठीक है। तो उस स्कीम में जो भी खर्चा आता है उसके लिए वो खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो वो भी तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ। अभी मिड डे मील लगा लो, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील्स मिलती हैं, लंच मिलता है बच्चों को, ठीक है, उसके लिए वो परचेज करती है कि नहीं करती सामान को, ठीक है। डिफेंस, उसके लिए डिफेंस गुड्स जब वो परचेज करते हैं, तो ये सब क्या है, फाइनल गुड्स ही है। फाइनल गुड्स यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स, क्योंकि डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द वांट्स हो रही है। क्या ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए किस में आते हैं, हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो लास्ट है वो है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो प्रॉफिट पर्पस के लिए वर्क नहीं करते, चैरिटी पर्पस के लिए वर्क करते हैं, लाइक एनजीओज हो गए, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, गुरुद्वाराज, है ना, ये सब आ जाएंगे। ये कंज्यूमर गुड्स वगैरह लेते हैं चैरिटी के लिए, ठीक है। तो ये भी किस में आएंगे, हमारे कंज्यूमर गुड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इनको सबको प्लस कर देती हूँ, दिस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इनको प्लस कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। सो इफ वी एड अप एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, तो हमें एक एस्टिमेट मिल जाएगा टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा बेटा, इसमें आएंगे जो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द वांट के लिए कंजप्शन करते हैं लोग, खर्चा करते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं। नंबर वन हमने पढ़ा हाउस होल्ड, लाइक हमारे जैसे हो गए, ठीक है। सेकंड में आ जाएगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी, किस चीज़ के लिए, अब गवर्नमेंट तो इन्वेस्टमेंट भी करती है और गवर्नमेंट कंजप्शन भी करती है, राइट। तो गवर्नमेंट जब कंजप्शन करेगी फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट, जब वो परचेज करेगी मार्केट से, तो वो चीज़ें किस में आएंगी, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और लास्ट में आते हैं नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आगे चले, इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन तो हो गया। अब फाइनल गुड्स जब हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर परचेज करता है एज फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, किसके लिए, फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। वो किसके लिए यूज़ करेगा, फिक्स्ड एसेट्स को फर्दर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी के लिए, तो वो क्या होती है बेटा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है हमारी इकोनॉमी का। सो इन्वेस्टमेंट होती क्या है, इन्वेस्टमेंट होती है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। यहाँ पे जो कैपिटल की बात हो रही है वो कैपिटल गुड्स की बात हो रही है, वो फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है। तो जब फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा, तो मतलब हमने क्या किया है, प्रोड्यूसर सेक्टर ने साल में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है। सो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। सो हेयर आई रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट, आई इज इक्वल टू के कैपिटल स्टॉक के लिए, और ट्राइंगल किसके लिए होता है बेटा, चेंज इन के लिए। सो चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। आगे करें, सो चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी कहेंगे। सो इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन से भी डिनोट करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट की जगह कैपिटल फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, सो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कौन से आएंगे, कैपिटल गुड्स आएंगे, और उसमें जो फाइनल गुड्स कंज्यूमर सेक्टर ने लेने थे फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में कौन से आएंगे, जो फिक्स्ड एसेट्स प्रोड्यूसर्स लेते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट
एक्सपेंडिचर में। अब जो इन्वेस्टमेंट है बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन कौन कर सकता है? दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जो फिक्स्ड एसेट सेल परचेज हो रही है, जो फिक्स्ड एसेट परचेज की हमने पूरे साल के अंदर, वो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी। और इन्वेंट्री में क्या आएगा? इन्वेंट्री में हमारे आते हैं स्टॉक। स्टॉक किस किस चीज़ का हो सकता है? रॉ मटेरियल का, अच्छा सेमी फिनिश गुड का और फिनिश गुड का। जब इनके स्टॉक की मैं बात करूंगी तो वो किस में आ जाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसी को पढ़ते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कहता है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इजी, जब एक साल में हम फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज कर देते हैं तो वो हमारी क्या होती है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल कहता है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2023 लगा लो, एक प्रोड्यूसर के पास 8 मशीन्स थी, 8 मशीन्स, और एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास 10 मशीन्स थी। तो उसके पास स्टॉक जो इंक्रीज हुआ वो 2 मशीन से हुआ कि नहीं हुआ पूरे साल में? सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या हुई प्रोड्यूसर की? इज इक्वल टू 2 मशीन्स। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट को अगर मैं कैपिटल फॉर्मेशन कहती हूँ तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को मैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कह सकती हूँ। तो इससे क्या पता लगेगा? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिसको कैपिटल गुड्स भी कहते हैं, विच आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स, जो बहुत सालों के लिए आगे यूज होने वाली है, किसके लिए? फर्दर प्रोडक्शन करने में हमें हेल्प करने वाली है। इजी। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सिग्निफिकेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस। तो अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो रही है तो मतलब हमारी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रही है, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, राइट। तो अगर वो इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। पिछले साल मेरे पास 3 मशीनरी थी, ठीक है, इस बार मेरे पास 5 मशीनरी होगी, तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई। अगर मैं 3000 यूनिट्स बना रही थी तो अब मैं 5000 यूनिट्स बना रही हूँ कि नहीं बना रही? राइट। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो आउटपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा तो हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, तो इकोनॉमी वेलफेयर हुआ कि नहीं हुआ? सो वही जरूरी है। कहता फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी प्रोड्यूसर की, जिससे क्या होगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी होगा, और हायर लेवल ऑफ आउटपुट के कारण क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी, जिसको हम कहते हैं जीडीपी ग्रोथ। डन, इजी हो जाएगा। ठीक है, और अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्रोड्यूसर के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक होता है। कहता है किस किस चीज़ का स्टॉक होता है? कुछ फिनिश गुड्स का, जो अनसोल्ड हम कह सकते हैं गुड्स है, सेमी फिनिश गुड्स जो अभी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है, और रॉ मटेरियल। इनको जब मैं सबको मिला दूंगी तो ये क्या हो जाएगा? मेरा इन्वेंट्री स्टॉक। तो जब चेंज होगा इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम कहेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक किस चीज़ का हो सकता है? फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड, रॉ मटेरियल का। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब आप खुद सोचो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? हमें स्टॉक रखना क्यों ज़रूरी है? इसमें 2 डिफरेंट चीज़ें आएंगी। देखो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में मेनली हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक और फिनिश गुड का स्टॉक। अच्छा, रॉ मटेरियल का स्टॉक ज़रूरी है? बिल्कुल है, ताकि कल को अगर मेरी सप्लाई बंद हो जाती है तो मेरे पास एटलीस्ट इतना स्टॉक हो कि मैं अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकूं। हो सकता है सप्लायर के साथ झगड़ा हो गया या कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण हो गया है ना, लाइक कोरोना आ गया था, सबका बाहर निकलना बंद हो गया, या किसी भी रीज़न से लगा लो फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो अगर मेरी रॉ मटेरियल की सप्लाई बंद हो जाती है तो उससे क्या हो जाएगा? मेरी जो है प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगी। इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ स्टॉक ज़रूर रखना है, ठीक है, ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई होती रहे। ठीक है, इनफ स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का तो जो प्रोड्यूसर है कैन अवॉइड डे टू डे परचेजेस फ्रॉम द मार्केट। रोज रोज जाके परचेज नहीं करना पड़ेगा, जिससे जो मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ हैं लाइक प्राइस अवेबिलिटी, वहाँ पे खुद मार्केट में अवेलेबल ना हो चीज़, राइट, तो ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं। अब रॉ मटेरियल तो ज़रूरी है रखना। अब मुझे एक बात बताओ, फिनिश गुड्स का स्टॉक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। इस बात को बेटा ध्यान रखना कि फिनिश गुड का स्टॉक हम रखते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर को ये हेल्प करता है टू मीट फ्यूचर डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट, कि अगर एकदम से डिमांड बढ़ जाती है तो मेरे पास एटलीस्ट इतना स्टॉक हो कि मैं उस डिमांड को फुलफिल कर सकती हूँ, अदरवाइज मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, सो वो जो इन्वेंट्री स्टॉक है, ठीक है, जो हम अपनी मर्जी से प्लान रखते हैं कि हाँ हमारे पास इतना स्टॉक तो एटलीस्ट होना चाहिए, जो इन्वेंट्री स्टॉक हम प्लान करके रखते हैं वो होता है हमारा डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, क्योंकि डिजायर मतलब हमने खुद प्लान किया, हमने अपनी मर्जी से ये स्टॉक रखा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर फिनिश गुड का स्टॉक उस लिमिट से ज़्यादा हो गया हमारे पास कि हम प्रोड्यूस तो कर ही जा रहे हैं, प्रोडक्शन तो कर ही जा रहे हैं और सेल नहीं हो रही, तभी हमारे पास स्टॉक पड़ा है। ये बात समझ रहे हो? अगर मैं प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही हूँ और सेल हो नहीं रही तो मेरे पास क्या हो जाएगा? स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई भी प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, क्या वो चाहेगा कि उसके पास फिनिश गुड का इतना स्टॉक रहे? वो तो यही चाहेगा ना जितना मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ साथ के साथ क्या हो जाए? सेल हो जाए।
राइट, वो तो यही चाहेगा कि साथ के साथ क्या हो जाए, सेल हो जाए। तो जो उस लिमिट के बाद जब वो प्लान कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा स्टॉक उसके पास पड़ा है तो वो उसका क्या हो जाएगा, अनडिजायर स्टॉक। क्या हो जाएगा बच्चे, अनडिजायर स्टॉक। जो प्लान है वो डिजायर स्टॉक है, राइट, लेकिन अगर प्लान से ज़्यादा उसके पास पड़ा है तो वो उसका क्या है, अनडिजायर स्टॉक, क्योंकि उसकी सेल्स कम हो रही है। ठीक है, हो जाएगा। चलो, इन्वेस्टमेंट हम दो तरह की पढ़ेंगे, आपको नेशनल इनकम में भी बहुत काम आने वाले हैं, इसका थोड़ा ध्यान करना। क्या कहता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। एक होती है बेटा ग्रोस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का होता है, ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट है, बस ये ग्रोस है और ये नेट है। अब ये ग्रोस से नेट जाने के लिए हमें किस चीज़ का फ़र्क है, कहता हमें फ़र्क है डेप्रिसिएशन का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, किसका फ़र्क है, डेप्रिसिएशन का, क्योंकि ग्रोस इन्वेस्टमेंट में अभी हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया होता, इसमें अभी इंक्लूडेड होता है। वो जैसे हमने पीछे में किया, लगा लो हमारे पास पहले 5 मशीनरियाँ थी, एट द एंड ऑफ द ईयर 7 मशीनरी है, तो हमने कह दिया 2 मशीनरी क्या होगी हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। लगा लो 5 लाख की मशीनरी थी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, और एट द एंड ऑफ द ईयर 7,50,000 की मशीनरी है, तो हम क्या कहेंगे 2.5 लाख का, 2,50,000 का मेरा क्या हुआ, ग्रोस इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो मेरी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 5 लाख की मशीनरियाँ पड़ी थी उस पर भी तो लगेगा डेप्रिसिएशन, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ये तो हमें पता है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, हमें पता है कि नॉर्मल वियर एंड टीयर के कारण डेप्रिसिएशन लगता है। हर साल हमारी फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम होती है। तो अगर मैं 50,000 का वो लगा दूं और फिर मैं बताऊं कि मेरी 7 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई है, जो 7.5 लाख थे वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट थे, उसमें से मैंने 50,000 का डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या निकल के आई, 7 लाख। तो ये बात ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, क्या ध्यान रखोगे, ग्रोस से नेट जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, क्योंकि ग्रोस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्लियर कर ले इसको और अच्छे से पढ़ ले। कहता ग्रोस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, सिर्फ कैपिटल गुड्स की जो प्रोडक्शन हुई है उसकी बात करेगा। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, जो वॉर्न आउट हो गए थे उसको भी इसमें आ जाते हैं, और कैपिटल नेट एडिशन वाले भी आ गए, दोनों आगे, रिप्लेसमेंट वाले भी आगे, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस कर रहे थे, मतलब जो मशीनरियाँ हमारी पुरानी खराब हो गई थी, खत्म हो रही हैं, वो है ना यूज़ में नहीं आ सकती, उसको छोड़ के जो हम उसकी जगह न्यू लेके आ रहे थे वो भी इसमें इंक्लूडेड है, प्लस इसमें जो एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं एडिशनल बिना पुरानी खत्म किए वो भी इंक्लूडेड, दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है। और जो कैपिटल गुड्स यूज़ होते हैं रिप्लेसमेंट वाले, रिप्लेसमेंट के लिए जब पुरानी खत्म हो रही है नहीं आ रही, तो वो क्या हुआ, वो डेप्रिसिएशन का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्या उससे न्यू। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी 5 मशीनरियाँ थी पहले, अब 7 हो गई, तो मैं प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर रही हूँ, लेकिन उस 5 में से एक खराब हो गई और फिर मैं 2 और लेके आ रही हूँ, तो मतलब मशीनरियाँ तो मेरी 6 ही रही, जो वो एक आई वो तो मेरी रिप्लेसमेंट के चक्कर में आई, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक हुआ, वही किसका पार्ट हो जाता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स जो यूज होते हैं नेट एडिशन में उसको हम कहेंगे नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब ग्रॉस में दोनों चीज़ें हैं, रिप्लेसमेंट वाली भी है और नेट एडिशन वाली भी है। लेकिन जो हमारी नेट एडिशन वाली है, अगर मैं उसकी अकेली की बात करूँ और ये जो रिप्लेसमेंट वाली माइनस कर दूँ, जो डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ, तो मेरी क्या निकल आएगी, नेट इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब नेट इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, वही से बात आ गई, स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी इंक्रीज होगा, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेंगी, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेंगी तो अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो इससे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी, वही सेम बात जो हम पीछे पढ़ के आए थे, राइट। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, बहुत बेसिक पूछती हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, राइट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सो वही बात यहाँ आ जाएगी, कहते हैं इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, न्यू तो आएगी ही आएगी, एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। रिप्लेसमेंट वाली भी इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, लेकिन इसमें रिप्लेसमेंट वाली नहीं होती, राइट। सो इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली, new assets only. More specifically, it does not include expenditure by the producer on the replacement of existing assets. Replacement of existing capital वाला इसमें include नहीं होता है, इसमें replacement investment include होती है, which is equal to depreciation. It is not include, it does not include replacement investment. ये net addition हमें show नहीं करता capital stock की, ये हमें net addition show करता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही किसके पार्ट हैं, चाहे वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है चाहे वो नेट इन्वेस्टमेंट है, उसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों की बात हो रही है, क्योंकि हमें पता है इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट्स है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, डन हो जाएगा ये।
सो आप यहाँ तक क्लियर कीजिए, अगला टॉपिक डेप्रिसिएशन का ही लेके आएंगे, अच्छे से कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, राइट। तब तक के लिए आप ये पढ़िए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,